हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डर पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, साथ ही साथ जैसे फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अगर आप दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम जो कि 2 जुलाई को होने वाला है उसको आप लिखने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको कि जो प्रीवियस ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार से थे। ठीक है, अगर आप दोस्तों स्टेट पीसीएस को आपकी तैयारी है तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक्ट कब पारित होता है, किस प्रकार के इसमें प्रोविजन होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये दोस्तों ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंत तक देखना। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, मैं आपके लिए एक जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको एक लेक्चर के माध्यम से कवर करूंगा। उसमें मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा कि जैसे मुगलों का पतन होता है और आज़ादी तक का। ठीक है, सारी बातें उसमें डिस्कस करूंगा। तो बस आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इंपोर्टेंट एक्ट का लेक्चर। ठीक है, तो पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उन जो 2021 में जो पेपर हुआ था ईओ का और एओ का, जो एपीएफओ का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे ये कुमार के बारे में पूछा गया था। एडोलसेंट की क्या परिभाषा दी गई है कारखाने अधिनियम 1948 में। ठीक है, आपको इसमें बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ऑफिशियली बात है। अगर आप इस लेक्चर को अंत तक देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको इसमें बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप इसको भी देखेंगे तो आपका ये आंसर ऑटोमेटिकली आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले मैं कि हमारी संसद के अंदर किस प्रकार से बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक दोस्तों, टाइप होते हैं जो बिल के, जो कितने टाइप होते हैं, वो 4 प्रकार के बिल होते हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और स्पेशल बिल। स्पेशल बिल के अंदर दोस्तों वो बिल आते हैं जैसे हम अगर किसी को अधिनियम को बनाना चाहते हैं, हम किसी नए अधिनियम को बनाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, संविधान संशोधन लाना चाहते हैं, वो आते हैं दोस्तों स्पेशल बिल। लेकिन सबसे बड़ा जो कार्य होता है फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, यही इंट्रोड्यूस होते रहते हैं हमारी संसद के अंदर। जब संविधान संशोधन के अंदर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है। आज बात करेंगे दोस्तों हम, जो बिल लाया जाता है, जो अधिनियम बनाया जाता है, वो किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को देखेंगे, फेडरल और नॉन फेडरल वो किस प्रकार से होंगे, वो सब की सब डेफिनेशन दी जाती है हमारे स्पीकर के द्वारा। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल बिल को, या फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल है, इसको कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करता है दोस्तों हमारे स्पीकर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों हमारे जो संविधान के अंदर किस प्रकार से प्रोविजन किए गए हैं कि कब एक इंट्रोड्यूस बिल होगा और कैसे कैसे उसको, उसका क्या क्या प्रक्रिया होगी। दोस्तों जब एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक एमपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि जो सरकार होगी, जो सरकार हाल के में जो सरकार कार्य कर रही है, तो उसके द्वारा दोस्तों वही बिल कार्य करेगा, मतलब वही बिल को इंट्रोड्यूस करेगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, एक कॉपी अवेलेबल होगी जो उसको लेजिस्लेटिव के पास उसको पब्लिश किया जाएगा। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर रिप्रेजेंटेटिव के पास जाती है, उस पर वोट होती है, वोट के बाद दोस्तों डिस्प्यूट होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारी राज्यसभा के पास जाता है, फिर उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है, और उस इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती है जैसे हमारी लोकसभा में चलती है। देन दोस्तों क्या होता है, जब दोनों हाउसों से जो बिल होता है वो पास हो जाता है, उसके बाद दोस्तों एक्ट बनता है, जब उसके राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति का साइन हो जाते हैं, फिर दोस्तों वो गजट में प्रकाशित होता है। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों एक बिल को एक अधिनियम बनने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगले इसमें बात करते हैं दोस्तों, अब मैं बात करूंगा दोस्तों फैक्ट्री अधिनियम 1948 की। 1948 में दोस्तों पहले तो इसका इतिहास जानते हैं हम। आपको पता होगा दोस्तों हमारे देश के ऊपर राज किसने किया। उस टाइम पर जो हमारे देश पर राज कर रहे थे अंग्रेज, उस टाइम पर दोस्तों उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं कीड़ा उभरा होगा कि भाई हमें भी जो श्रमिकों का शोषण हो रहा है इनको भी देखना चाहिए। उस टाइम के जो दोस्तों एक मुख्य डिपार्टमेंट के एक अधिकारी हुआ करते थे जिसका नाम था मेजर मूर। 1872 या 73 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, और उन्होंने श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध, शोषण के फेवर में उन्होंने
आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि जो ये कानून उनके द्वारा बनाए जाएंगे कि किस प्रकार से उनके जो शोषण हो रहा है उनको सामने लाया जाएगा। तो ये कंपनी को दोस्तों इसको सामने लाती है और उसके कहीं ना कहीं प्रोविजन फिर भी सामने आते हैं। फिर दोस्तों पहला कारखाना अधिनियम इसी प्रकार से 1881 आता है। इस अधिनियम में दोस्तों समय समय पर संशोधन करने जैसी बातें हुई, जैसे 1891 में संशोधन हुआ, 1911 में और 1922 में भी कुछ संशोधन उसके होते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए एक लेक्चर सीरीज भी रन कर रखी थी, उसमें आधुनिक भारत के इतिहास में, उसमें सारी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से संशोधन अधिनियम लाए गए और किस प्रकार से जो कारखाने अधिनियम है उनमें क्या क्या प्रोविजन होते हैं। पहले जो जैसे बच्चों की उम्र मतलब काम करने की उम्र कितनी थी वो सब भी बातें उसमें डिस्कस की हैं, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। सब साथ ही साथ दोस्तों जब इस अधिनियम के समाप्त हो जाता है फिर आता है 1934 में पारित होता है अधिनियम, ठीक है। इसको रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की सिफारिश के अनुरूप रखा गया था। उस टाइम पर एक आयोग की, शाही श्रम आयोग की स्थापना की जाती है और 1934 का अधिनियम लाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसकी ये भी कमजोर होने लगता है। लास्ट में आता है दोस्तों 1948 का अधिनियम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा में सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इस अधिनियम के बारे में कि इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों एडल्ट की, कि जो इस फैक्ट्री एक्ट में एडल्ट को कौन कहा गया है, किसे कहा गया है एडल्ट को, ठीक है। ऐसे आशय से ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो होगा दोस्तों एडल्ट, यानी कि जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी है वो एडल्ट होगा, वो काम करने योग्य होगा। वहीं दोस्तों किशोर, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एडोलसेंट कौन होता है, जो 15 वर्ष और 18 वर्ष के बीच में हो वो है दोस्तों एडोलसेंट, ठीक है। ये कुछ परिभाषा है दोस्तों जो 1948 के प्रोविजन के अंदर, 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर दी गई है, ठीक है। और वहीं साथ ही साथ दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम आयु का है वो ना ही तो नियुक्त किया जा सकता है, ना ही वो किसी भी मतलब फैक्ट्री में काम कर सकता है। अब मैं बात करूं दोस्तों कैलेंडर वर्ष की। कैलेंडर वर्ष दोस्तों जो फैक्ट्री का कैलेंडर वर्ष जो रखा गया है वो 12 माह का है। उसमें दोस्तों अवधि जैसे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की हो सकती है, ठीक है। इसमें हो गए दोस्तों 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर में समाप्त होगा कैलेंडर वर्ष में, ठीक है। वैसे तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो कब से कब तक चलता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बालक इसमें कौन सा कहा गया है, जिसे 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो वो बालक है, ठीक है। और सक्षम व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुका हो वो सक्षम व्यक्ति इसमें कहा गया है। फैक्ट्री में जो दोस्तों परिभाषा है, जो काम करने के हैं, जो श्रमिक हैं वो कितने हो सकते हैं, 20 या उससे अधिक श्रमिक अगर कार्य कर रहे हैं 12 माह से किसी भी दिन में कार्य कर रहे हैं तो वो दोस्तों उसमें किसी भी भाग में निर्णय प्रक्रिया के बिना सख्ती के सहायता की जा रही हो अथवा साधारणतः की जाती हो, वे है दोस्तों 20 से या उससे अधिक अगर कार्य कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री के अंदर यह परिभाषा दी गई है। अगर दोस्तों 10 या 10 से कम कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक जो हार्ड वर्क करते हैं वो दोस्तों 10 होते हैं या 10 से कम होते हैं, उनको भी दोस्तों इस सहायता से उनको भी अधिक मतलब फैक्ट्री एक्ट के अंदर रखा गया है। लेकिन दोस्तों जो वर्कर होते हैं, जैसे हाथ से काम करना, मतलब अपना लैपटॉप पे टाइप पे काम करना, तो वो अगर 20 से अधिक हैं तो वो दोस्तों फैक्ट्री के एक्ट 1948 के अधीन आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, इनको सब बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब बातें हैं दोस्तों फैक्ट्री एक्ट की, ये सब बातें इसमें आपके लिए लिखी हुई हैं। अब धारा जो अधिनियम है दोस्तों, इस अधिनियम में जो 1948 का फैक्ट्री अधिनियम है, इसमें टोटल 120 धाराएं हैं और 11 इसमें अनुसूचियां हैं। अलग अलग दोस्तों प्रोविजन दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन यानी कि धाराओं के आधार पर। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार इसमें दोस्तों अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन का जितना भी संबंध है दोस्तों वो कौन करेगा, वो करेगी राज्य सरकार। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएफओ 2021 के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अब कर पाएंगे। कौन कर सकता है दोस्तों, अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन जो कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। लेकिन दोस्तों जो अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू होगा वो बनाएगा कौन, केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार उस अधिनियम को बना के देगी, राज्य सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी, और सारा काम कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। अप्रूवल देगी, लाइसेंसिंग देगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, ये सारे काम किसके होंगे, राज्य सरकार के होंगे, ठीक है। प्रत्येक जिले में दोस्तों मजिस्ट्रेट में अपने जिले के लिए कारखाना निरीक्षक होगा। अलग अलग जिले में जितने भी जिले हैं दोस्तों, अलग अलग जहां जहां पर कारखाना अधिनियम 1948
48 मौजूद है, वहां पर दोस्तों क्या होगा, एक जिला मजिस्ट्रेट के अधीन वो सारी शक्ति प्राप्त होगी जो कि वो निरीक्षक कर सकता है किसी भी फैक्ट्री में जाके, ठीक है। फिर एक दोस्तों एक डॉक्टर की सुविधा वहां पे नियुक्त की जाएगी, एक डॉक्टर होगा, डॉक्टर को जानकारी लेनी होगी किनकी श्रमिकों की किस प्रकार से वहां पे कार्य हो रहा है, क्या वहां पर जो श्रमिक है उनकी जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, ठीक है। ये सब बातें हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। वहीं साथ ही साथ जैसे घंटों से संबंधित कुछ प्रावधान करती है ये अधिनियम। घंटों दोस्तों 48 घंटे आपको एक हफ्ते में देने हैं, 48 घंटे का ही काम आपसे करवा सकती है। अगर उससे ज्यादा होता है तो आपके लिए आप कर सकते हैं, जो कारखाना है, जो कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो उस पर आप खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन दोस्तों 5 घंटे के बाद आधे से घंटे के मध्यांतर किया जाना चाहिए। मतलब जो छोटा बच्चा है, मतलब जो एडोसेंट है, उसको सिर्फ 5 घंटे कार्य करने का अधिकार है। लेकिन वहीं अगर जो एडल्ट है, जो अपनी उम्र एडल्ट को क्रॉस कर चुका है, जो वयस्क जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो दोस्तों क्या काम करेगा, वो 8 घंटे से कार्य कर सकता है, ठीक है। टोटल कितने, एक हफ्ते में 48 घंटे, ठीक है। एक दिन क्या उसको अवकाश प्राप्त होगा। यह है दोस्तों कुछ प्रावधान। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं इसमें बात करूं एक साल के अंदर आपको कितना कार्य करना है, 240 से अधिक दिनों के लिए आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और 20 दिन का दोस्तों एक साल के अंदर आपको अवकाश देना बहुत जरूरी है। ये प्रावधान दोस्तों किए गए हैं 1948 के जो कारखाना अधिनियम है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब दोस्तों कुछ जो दंड व्यवस्थाएं हैं वो भी दी गई हैं। जैसे दंड व्यवस्था धारा 92 से 106 के अंतर्गत दी गई है। मैंने आपको क्या बताया, 120 तो दोस्तों धाराएं हैं इसमें, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें 11 अनुसूची हैं। 1987 में किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप जो दंड है वो संबंधी प्रावधान अधिक सख्त कर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों दोनों जैसे कारावास और जुर्माना, उनमें दोनों के दोनों चीजें शामिल हैं। जैसे दोस्तों 2 वर्ष का अधिकतम कारावास अगर किसी भी परिस्थिति में या किसी भी धारा का उल्लंघन होता है तो उसमें 2 वर्ष का कारावास होता है और 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड होता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की। इससे पहले दोस्तों जो 1948 का अधिनियम लाया गया था उससे पहले एक औद्योगिक विवाद अधिनियम लाया गया था, जो डिस्प्यूट का, जो किसके बीच में डिस्प्यूट होता है, जो मालिक होते हैं, जो उद्योग के मालिक होते हैं और जो श्रमिक होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है, एक 1947 के अंदर एक लाया गया था, ठीक है। इसमें टोटल धारा 40 हैं और इसमें शेड्यूल यानी कि इसमें अनुसूचियां 5 हैं। यह विवाद दोस्तों कर्मचारी एवं नियोक्ता के मध्य, नियोक्ता और नियोक्ता के मध्य होने वाले विवाद से संबंधित है। जैसे हड़ताल, विरोध प्रदर्शन करना लागू हुआ। यह अप्रैल जो हुआ था 1 अप्रैल 1947 को लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इससे अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR की, ठीक है। जो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं ये क्या होते हैं, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों। ये होते हैं जब हमने कोई इन्वेंशन की, हमने अपनी मेहनत लगा के कोई एक नई चीज ईजाद की, जैसे कि कोई दुनिया में अब तक ना बनी है, वो हो गई हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब हमारी बौद्धिक संपदा, कि हमारी वो ऐसी राइट है, हमारा वो ऐसी संपत्ति है कि उस पर कोई भी किसी का अधिकार नहीं होगा, पूरी दुनिया में किसी का कोई अधिकार नहीं है उस पर दोस्तों। सरकार उसको संरक्षण देती है। सरकार के साथ साथ दोस्तों उस पर दुनिया में जितने भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन वीपो के नाम से है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दोस्तों, वीपो ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उसको अधिकार देती है कि इसका संरक्षण आपके पास होगा, इसको आप अपनी प्रॉपर्टी राइट समझिए। क्योंकि दोस्तों ऐसी, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में कोरोना का काल गया, उसमें सबसे पहले जिसने भी कोरोना की वैक्सीन बनाई उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी राइट ले लिया कि भाई ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये मुझे इस पर राइट चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये राइट लिए जाते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दोस्तों ये वैधानिक अधिकार है जो मानव जाति की बौद्धिक क्रियाओं से प्रयास में जन्म लेते हैं। ऐसे अधिकार ऐसे प्रयासों से सर्जन करने वाले लोगों में अधिकारों और हितों का संरक्षण एवं नियमन करते हैं, और भारत में ऐसे अधिकारों का पंजीयन कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अधीन किया जाता है। बौद्धिक संपदा सूचकांक जैसे जारी किया जाता है किसके द्वारा, यूएस चैम्बर के द्वारा, और भारत में इस बार दोस्तों 42वां का स्थान रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक हर साल जारी किया जाता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पर दोस्तों IPR का राइट मतलब उसका संरक्षण कैसे दिया जाता है, किस तरह उसको प्रोटेक्ट किया जाता है।
1883 के अंदर दोस्तों एक संधि हुई थी जहाँ जो कि पेरिस कन्वेंशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह संधि 1884 में प्रभावी में आई और इसके उस टाइम पर 14 सदस्य देश ही में उसमें लागू कर पाए थे। ठीक है, एक दोस्तों वीपो है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को होती है और प्रभावी यानी कि जब ये बनके तैयार होती है और कब इंप्लीमेंट होती है, 1970 में इंप्लीमेंट होती है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रबंध में दोस्तों सहयोग से जैसे वीपो तथा डब्ल्यूटीओ ने एक समझौता हस्ताक्षर किए 1995 में, जिसमें दोस्तों आप ट्रिप के नाम से यानी कि एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट का निर्माण दोस्तों उस टाइम पर 1986 के दौरान कब हुआ था, उरुग्वे वार्ता के दौरान हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ट्रिप का और डब्ल्यूटीओ ने एक एग्रीमेंट किया था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के तहत, और किसके कहां पर किया था दोस्तों, उरुग्वे में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों है पेटेंट मैंने आपको बता दिया। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। अब मैं बात करूंगा पेटेंट के बारे में। दोस्तों पेटेंट क्या होता है? पेटेंट दोस्तों भारत में 1911 से ही पेटेंट तथा डिजाइन अधिनियम लागू है, और किंतु 1970 में इसके स्थान पर एक पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था। पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में 20 अप्रैल 1970 में ही लागू है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ दोस्तों शब्दावली है और कुछ ऐसे टर्म है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जैसे बुडापेस्ट संधि है। बुडापेस्ट शहर में दोस्तों 28 अप्रैल 1977 को नई एक संधि सक्षम जीवों की धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई, कि जैसे कोई मतलब कोई जीव है, कोई ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म है जो उसको खोज लेता है, तो जीवों को खोज लेता है, तो वो बुडापेस्ट शहर के अंदर 28 अप्रैल को 1977 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कॉपीराइट है, और दोस्तों पेटेंट है, कॉपीराइट है। ठीक है, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन दोस्तों, ये भी वेराइटी अगर किसी ने खोज ली है तो इसके भी आईपीआर आप ले सकते हैं। लेआउट डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों वो होते हैं जो किसी भी एक सर्टेन जगह होती है, वहां पर कोई भी चीज ऐसे उत्पादन होता है, किसी भी चीज का जो नई चीज वहां पर बनती है जो कि और जगह कहीं नहीं पाई जाती, वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ट्रेडमार्क होता है दोस्तों आपकी मोहर वगैरह, आपका सिग्नेचर वगैरह, वो ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। ये सभी के सभी दोस्तों ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इन पर हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और पेटेंट राइट की जो अवधि है दोस्तों, मतलब हमें कितने साल तक पेटेंट मिला रह सकता है, वो है दोस्तों 20 वर्ष। और कॉपीराइट के कितने हैं दोस्तों, 60 वर्ष। 60 वर्ष तक आप उसको पेटेंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। आप कितने अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं, अधिकतम आप 60 वर्ष का ले सकते हैं, और पेटेंट के अंदर दोस्तों आप 20 वर्ष की अवधि तक इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जिसमें अपील कहां पर की जा सकती है, पेटेंट का अगर दोस्तों सरकार निरीक्षण और अधीक्षण के रखा जाता है, किंतु इसका जो प्रावधान है, इसका नियंत्रण है, वो सरकार के पास होता है। अगर दोस्तों आपके कोई पेटेंट या अधिकारों को इनको छीन रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका उल्लंघन हो रहा है, तो आप केंद्र सरकार के पास या फिर कहीं पर भी एपीलेट में आप इसकी सुनवाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्या क्या है, इसमें नीड की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये भी आप इसको देख सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत दोस्तों ये आईपीआर की परिभाषा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूं दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, यानी कि फेमा की, 1999 की। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ये जो अधिनियम हुआ करता था, फेरा के नाम से जाना जाता था। फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 में लाया गया था। उस टाइम पर दोस्तों इसका मकसद क्या था कि जो भी बाहर से हम निर्यात आयात कर रहे हैं, उनमें जो दोस्तों हम एक्सचेंज कर रहे हैं पैसों के माध्यम से या डॉलर के माध्यम से, किसी भी प्रकार से हम उनका एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई मतलब कोई आतंकवाद से कोई पैसा तो नहीं आ रहा है, या फिर किसी प्रकार का कोई आतंकवादी गतिविधियां तो सामने नहीं आ रही हैं, तो ये सब चीजें रेगुलेट की जाती है 1974 के अंदर। फिर क्या होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें छूट जाती है, जैसे कि सरकार का कोई उस पर मतलब उसका डोमिनेंस नहीं होता है, सरकार की कोई मतलब वहां तक बातें नहीं पहुंच पाती है, तो कहीं ना कहीं फिर दोस्तों आतंकवाद का भी बढ़ावा हमारे देश में देखने को मिलता है। फिर दोस्तों एक मजबूत अधिनियम लाया जाता है 1999 के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फेमा, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1973 फेरा वाज ए रिप्लेस
एंड इन न्यू एक्ट कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट जून 2000। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू डिस्पेंशन इज द फैसिलिटी एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड स्मूथ कंडक्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ये सब बातें हैं दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की और फेरा की। इनका मकसद क्या बताया मैंने आपको दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण के युग में भारत में भी विदेशी विनियमन के कुशल प्रबंध की आवश्यकता अनुभव की गई। 1973 में फेरा विदेशी अधिनियम लाया गया और इसमें दोस्तों सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने फेरा के अधिनियम को फेमा में तब्दील किया गया। ठीक है, इसको मैनेजमेंट बनाया गया। ठीक है, और दोस्तों इसके उद्देश्य क्या है, जो विदेशी विनियमन है उसके क्रय विक्रय से नियंत्रण रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी बनाए रखना, विदेशों में होने वाले भुगतानों को नियमन करना, उनका रेगुलेशन करना, भारत में विदेशी विनियमन बाजार का सुव्यवस्थित करना, भारत में पूंजी के बहिर्गमन पर रोक लगाना, मतलब भारत में जो पूंजी का जैसे आज के समय में दोस्तों क्या बात करते हैं, जैसे हमारे देश के नागरिक हैं वो विदेशों में जाते हैं, वहां से डॉलर भेजते हैं, तो दोस्तों वो डॉलर को देखने की कोशिश करते हैं कि कहां से ये डॉलर आ रहा है, किस प्रकार का ये माध्यम है। और दोस्तों जैसे एनजीओ हैं, एनजीओ भी दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के अंदर कहीं ना डोनेट करते हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पैसे को देखते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो आज के समय में इसको भी अमेंडमेंट किया गया है। इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है कि जो भी पैसा दोस्तों बाहर से आएगा, जो भी किसी प्रकार का जैसे एनजीओ वगैरह है, एनजीओ कोई भी एनजीओ होगा वो कोई भी बाहर से डोनेट यानी कि बाहर से पैसा लेगा तो वो दोस्तों वो जाएगा आरबीआई नहीं, एसबीआई के पास, यानी कि जो इसकी हेड ब्रांच है एसबीआई की जो कि दिल्ली के अंदर है, वो सारा का सारा पैसा वहां पर उसको डिपॉजिट होगा, चाहे वो देश विदेश से आ रहा है चाहे वो अपने देश से आ रहा है। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, एडिशनल जानकारी थी दोस्तों, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जैसे इसका उद्देश्य और क्या है, जैसे विदेशी विनियमन अधिनियम, इसका आशय विदेशी मुद्रा निम्नलिखित जो जमाएं हैं जैसे कि साख हैं, शेष हैं और विदेशी मुद्रा से है। जैसे दोस्तों जो भारत सरकार है, जैसे कोई कहीं पर मतलब वो जो ऋण पत्र होते हैं उनके माध्यम से पैसा उठा लेते हैं, उनके रेगुलेशन के लिए दोस्तों ये अधिनियम कार्य करता है। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस है दोस्तों, ये भी आपको पढ़ सकते हैं, फेरा अधिनियम में क्या क्या चीजें थी और फेमा अधिनियम में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, फेरा कंसिस्ट ऑफ द सेक्शन वाज मोर द कॉम्प्लेक्स, फेमा इज ए मच सिंपल एंड द कंसिस्ट ऑफ द 49 सेक्शन। इसके अंदर दोस्तों 81 सेक्शन है और इसके अंदर 49 सेक्शन है। इसमें सब बातें लिखी हुई हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, जो भी बातें इसमें बताई गई हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, अब आप उनका क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया था, किसी नियंत्रित उद्योग का आशय क्या है, कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका मैंने आपको बताया था कि जब जो मतलब कोई भी अधिनियम लाया जाता है, जो 1948 का अधिनियम ले लेते हैं हम, कारखाना अधिनियम को ले लेते हैं, कारखाने अधिनियम के अंदर दोस्तों केंद्र सरकार ने उसको बनाया था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, लाइसेंस कौन देगा, अप्रूवल कौन देगा और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगी, वो करेगी राज्य सरकार। ऐसा तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो सिर्फ यही लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ही उसको संघ को नियंत्रण करेगी और केंद्र सरकार ही उसके लोकहित में समीचीन करेगी, मतलब उसको इंप्लीमेंट करेगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है ऑप्शन बी में, ऐसा कोई उद्योग जिसका राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रण या राज्य अधिनियम के द्वारा लोकहित, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों राज्य सरकार इस अधिनियम को नहीं करेगी, इसको करेगी केंद्र सरकार। ठीक है, ऐसा कोई अधिनियम जिसका उद्योग नगर पालिका द्वारा नियंत्रण, नगर पालिका का कोई बात ही नहीं करी मैंने, और ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऐसा कोई उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया जाता है, केंद्र के अधीन होगा दोस्तों और राज्य सरकार दोस्तों इसका नियंत्रण करेगी। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें दोस्तों एक एडोसेट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 वर्ष के बीच के आयु को दोस्तों एडोसेंट कुमार कहा जाता है। ठीक है, 18 से अधिक आयु को दोस्तों क्या कहा जाता है, एडल्ट कहा जाता है। 18 से 14 से कम आयु को बालक कहा जाता है। ये सब बातें मैंने आपसे कर ली हैं, आप उसको भी। ठीक है दोस्तों, लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छा लगा लाइक भी जरूर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।